आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो सीरीज चल रहा था उसमें आज दूसरा वीडियो है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची 1 में दिया गया है और सूची 2 में भी दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, तो जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य है ये हो जाएगा हमारा गरीबी एवं भूख से। और मार्शल योजना जो हो जाएगा यूरोपीय पुनरुत्थान से। और 77 समूह, जो 77 समूह है ये हो जाएगा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से। और गैट जो हो जाएगा ये विश्व व्यापार संगठन है। तो विश्व व्यापार संगठन को यानी कि WTO इसको बोला जाता है। तो WTO का ये पुराना नाम ही गैट हुआ करता था। तो देखा जाए तो यहाँ पे पहले का 4, दूसरे का 1 और फिर तीसरे का 2 और चौथे का 3। इस तरीके से देखा जाए तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर जो ए है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रश्न पे। इसमें भी देखिए सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो सूची 1 में जो दिया है देश दिया है और सूची 2 में दिया है जो सिटीजन चार्टर क्रियान्वयन वर्ष है, यानी कि उसमें उस देश का जो सिटीजन चार्टर है वो किस वर्ष में क्रियान्वित किया गया था। तो चलिए मिलान करते हैं। जो कनाडा है तो कनाडा हो जाएगा, इसका सिटीजन चार्टर जो क्रियान्वित किया गया था वो है 1995। तो कनाडा हो जाएगा 1995 यानी कि दूसरा। और भारत का जो चार्टर है यानी कि सिटीजन चार्टर, तो भारत का हो जाएगा 1997। और मलेशिया, तो मलेशिया का हो जाएगा 1993। और फ्रांस का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1992। तो इस तरह से देखा जाए तो ए का जो 2 हो जाएगा, फिर बी का 3, फिर 1, फिर 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर। नेक्स्ट है जो एक कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। तो कथन और दूसरे का कारण, कथन और दूसरे कारण से संबंधित एक प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अभिकथन यह है कि प्राधान्यवाद यानी कि आधिपत्यवाद प्रमुख सत्ता द्वारा विनियमित प्रणाली है। तो प्राधान्यवाद जो है यानी कि ये आधिपत्यवाद जो है जिसे बोला जाता है ये प्रमुख सत्ता द्वारा विनियमित प्रणाली है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसका कारण का जो कथन है इसमें देखिए कि यथार्थवादी सिद्धांत से इसका तात्पर्य किसी बड़ी शक्ति द्वारा अन्य राज्यों में नेतृत्व से प्रभुत्व तक अपना प्रभाव स्थापित करने से है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी सही है और इसका एक कारण भी सही हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं। यहाँ पे ये देखना है कि कौन से सुमेलित है। तो यहाँ पे दिया है कि शीत युद्ध ये द्विध्रुवी, तो शीत युद्ध द्विध्रुवी। तो ये देखा जाए तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि शीत युद्ध में 2 गुट बने थे, अर्थात पूरे विश्व में 2 ध्रुवी, पूरा विश्व के देश जो द्विध्रुवी बट गया था। एक जो ध्रुव का नेतृत्वकर्ता अमेरिका था और दूसरे ध्रुव का नेतृत्वकर्ता USSR था, अर्थात वर्तमान में जो रूस है वही देश, पहले पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था, तो वही देश था। तो इस तरीके से पूरा विश्व 2 ध्रुव में बटा हुआ था। और दूसरा कि बर्लिन संकट, तो बर्लिन संकट 1995 ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और देखिए मिसाइल, क्यूबा मिसाइल संकट 1962, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 से संबंधित है। और मार्शल योजना प्लान अर्थात जापान, तो मार्शल योजना प्लान जापान ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 1 और 3 इसका सुमेलित है और बाकी असुमेलित है, सुमेलित नहीं है। तो 1 सुमेलित है और 3 सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है
देखिए यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित विचारों निम्नलिखित अधिकारों से संबंधित अभिशमयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है इसको, ठीक है। तो चलते हैं कि पहला इसका कथन है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा। दूसरा कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी स्वरूपों के अपनयन इलिमिनेशन पर अभिशमय। और तीसरा है कि मानवाधिकारों पर अमेरिकी अभिशमय। और चौथा का मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले हो जाएगा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ये क्रम से पहले हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। फिर है कि देखिए मानवाधिकारों पर अमेरिकी अभिशमय, ये तीसरे पे हो जाएगा। और ये हो जाएगा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से संबंधित, ये चौथे पे हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर 4 फिर 1 फिर 3, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सॉफ्ट पावर जो पद है, तो सॉफ्ट पावर पद निम्नलिखित में से किसकी निर्मित है? सॉफ्ट पावर किसकी निर्मित है? तो हैंस जे मॉर्गेनथाउ दिया है, बी है जोसेफ एस नाई और रॉबर्ट जर्विस है और एन टिकनर है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोसेफ ए नाई, जोसेफ ए नाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे दिया कि ओपन डोर पॉलिसी खुला द्वार नीति निम्नलिखित में से किनके सहयोजित था? तो खुला द्वार नीति जिसे कहा जाता है वो निम्नांकित में से किनसे सहयोजित था? तो देखिए दिया कि मिखाइल गोर्बाचेव, हो ची मिन्ह और स्करवाज और डेंग जियाओपिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डेंग जियाओपिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंग जियाओपिंग। नेक्स्ट है सुमेलित से संबंधित ये प्रश्न आ गया। देखिए सूची 1 सूची 2 अर्थात सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसी पुस्तक का लेखक का नाम दिया गया है। तो दोनों सूचियों से इसका मिलान करना है, यानी कि कौन सा पुस्तक किस लेखक का है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पॉलिटिक्स जो है ये हो जाएगा मियर सेमर का। फिर पॉलिटिक्स एमंग लेसन जो है मॉर्गेनथाउ का है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये है वाल्ट्स। और फ्रॉम वेल्थ टू द पावर जो हो जाएगा जकारिया का। तो देखा जाए यहाँ पे तो एक का 4, बी का 3 और सी का 2 फिर डी का 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बन रहा है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है। देखिए यहाँ पे दिया है कि कौन से सुमेलित हैं, तो इनको भी देखेंगे कौन सुमेलित है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे जो है डोकलाम त्रि जंक्शन ये राइट हो जाएगा। फिर दिया है कि ईस्टर डे आतंकी हमला श्रीलंका में, तो ईस्टर डे आतंकी हमला श्रीलंका में बिल्कुल हुआ था। यूक्रेन नाटो, देखिए यूक्रेन जो है नाटो से संबंधित नहीं है। और इराक जो है जसीसी, इससे भी संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान दिया था? यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान दिया था? तो ब्रेग्जिट का देखिए यहाँ पे पहले जानना है कि ब्रेग्जिट का मतलब होता है क्या। तो यहाँ पे जो ये ब्रेग्जिट शब्द दिया गया है यहाँ पे, इसको पहले गौर से देखें। तो यहाँ पे दिया है BR, ठीक, फिर EXITE, इसको ब्रेग्जिट बोला जाता है। तो इसमें 2 शब्द आया है। देखिए यहाँ पे
ये इसका मतलब होता ब्रिटेन और एग्जिट का मतलब होता निकासी, यानी कि ब्रिटेन का यहाँ पे एग्जिट का मतलब क्या होता है निकासी। तो दोनों शब्दों को लेकर के बनाया गया है ब्रेग्जिट। तो यहाँ पे ब्रेग्जिट यानी कि किसी संगठन से निकलना था, जो यूरोपीय यूनियन है, ठीक है, इसको बोला था यूरोपीय यूनियन, ईयू। तो जो ईयू है, तो ईयू से ये देश, ईयू से जो ब्रिटेन है ये अर्थात यूनाइटेड किंगडम है, तो यूरोपीय यूनियन इसको बोला। तो यूरोपीय यूनियन में ये इसका सदस्य था। तो ब्रेग्जिट यानी कि उससे निकला। तो इस यूरोपीय यूनियन से इंग्लैंड का बाहर निकलना ही ब्रेग्जिट कहलाता है। तो ब्रेग्जिट के पक्ष में का मतलब है कि यूरोपीय यूनियन से निकलने का पक्ष। तो इससे संबंधित किस वर्ष में ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान किया गया था? तो इसके लिए ब्रिटेन में मतदान किया गया। तो आवश्यकता से मतलब एक बहुमत से इसमें ज़्यादा पक्ष में, ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान हुआ, और वर्तमान में ब्रेग्जिट अर्थात यूरोपीय यूनियन से यूनाइटेड किंगडम निकल चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कि 2017, 2019, 2016 और 2020। तो 2019 में ब्रेग्जिट के लिए मतदान हुआ था, और इसी में इसके पक्ष में ज़्यादा मतदान भी हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटेन जो है ब्रेग्जिट से निकल गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने संकल्प संख्या 79/131 के माध्यम से किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की थी? योग दिवस की घोषणा की थी, वो भी संयुक्त राष्ट्र। तो देखिए यहाँ पे जो है 2015, 2014, 2016, 2017। तो जब पहली बार भारत में मोदी सरकार की देन थी, तो उन्हीं के पहल से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की गई थी। ये हो जाएगा उत्तर इसका 1914 में। ठीक है, तो 1914 में ये घोषणा की गई थी, और तभी से 1914 से ही योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एन टिकनर दिया है, और बी है सिंथिया इनलो, और अरुंधति राय है। हिलेरी क्लिंटन, देखिए हिलेरी क्लिंटन एक बार राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने भाग लिया था, बशर्ते कि ये जीती नहीं बल्कि हार गई अमेरिका के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में। ठीक है, तो और इन्हीं के विपक्ष में जो ट्रंप थे उन्होंने जीत गया। ट्रंप जो वही खड़े थे जिन्होंने जीता। तो यहाँ पे जो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सिंथिया इनलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जेंडर इंटरनेशनल रिलेशन जो है सिंथिया इनलो के पुस्तक है। नेक्स्ट है, तो ये दिया कि दो कथन दिए गए हैं, और फिर इन कथनों को दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो नीचे कुछ कूट दिया गया है, उसी का चुनना है। तो पहले देखें कि कथन 1 और कथन 2 कहता क्या है। तो यहाँ पे देखिए कथन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुशासन के 12 स्तंभों को परिभाषित किया है। देखिए 12 स्तंभों को सुशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बिल्कुल नहीं प्रस्तावित किया था या फिर परिभाषित किया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सतत विकास लक्ष्य 14 सीधे तौर पर शासन में क्षुधा से संबंधित है, जो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए दोनों कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन दिया गया है, कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन क्या है, ये भी कथन और ये भी कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित को कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिया है कि क्योटो प्रोटोकॉल दिया है। फिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। फिर दिया रियो डी जेनेरिया में पर्यावरण पर यूएन ने सम्मेलन, और मानवाधिकारों पर यूएन घोषणा। देखिए ये जो यूएन सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आ जाएगा मानवाधिकारों पर यूएन घोषणा, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर आ जाएगा कि ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो आ जाएगा रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण पर यूएन सम्मेलन, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर क्योटो प्रोटोकॉल चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है पहले 4 वाला आ जाएगा पहले नंबर पे, फिर दूसरा आ जाएगा दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है
ये इसका सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दिए निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध, फिर दिया सामुद्रिक सिल्क मार्ग भारत, और विक्टर यांकोविच यूक्रेन, और नियंत्रण रेखा जो है चीन। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो पहले देखा जाए इसको सुमेलित करना है, तो सुमेलित कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पे सुमेलित करना नहीं है, ये सुमेलित है। तो जो भी सुमेलित है, यानी कि देखिए ऑप्शन में दो दो कथन ही है, तो कोई ना कोई दो कथन ऐसा है जो सुमेलित है, बाकी दो कथन बिल्कुल सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध यानी कि वैसे ये सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सुमेलित है। और सामुद्रिक सिल्क मार्ग, तो सामुद्रिक सिल्क मार्ग भारत बिल्कुल गलत हो जाएगा। विक्टर यांकोविच जो है ये सही हो जाएगा। फिर नियंत्रण रेखा चीन, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 3 इसका राइट आंसर बन रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए कि नेक्स्ट जो आगे दिया गया है कुछ प्रश्न, वो गद्यांश पर से संबंधित है। तो यहाँ पर दिया कि गद्यांश को पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आगे प्रश्न दिया जाएगा उत्तर देने के लिए, उसके पहले गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा पैसेज। तो यहाँ पर पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं कि दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 2019 की विषय वस्तु वैश्वीकरण 4.0 थी। वैश्वीकरण 1.0 तथा 1820 में आरंभ हुआ एवं प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ में समाप्त हुआ। वैश्वीकरण 2.0 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ और वर्ष 1990 के आसपास समाप्त हुआ। ये दोनों प्राचीन वैश्वीकरण कहलाते हैं। प्राचीन वैश्वीकरण विशेष तौर पर वर्तमान धनी राष्ट्रों के लिए हितकारी था। G20 ने प्राचीन वैश्वीकरण के दौरान निर्मित वर्तमान निर्भर राष्ट्रों की तुलना में निर्यात आय एवं उद्योग में तीव्र वृद्धि दर्ज की, जिसके कारण एक इतिहासकार केनेथ पोमरेंज इसे विशाल अपसरण करते हैं। वैश्वीकरण 3.0 को नव वैश्वीकरण कहा गया था। इस नव वैश्वीकरण या वैश्वीकरण 3.0 ने वैश्वीकरण IGDP साझेदारी पर प्रभावशाली ढंग से पृथक प्रभाव डाला है। मात्र 20 वर्षों में विश्व GDP में G7 की साझेदारी 50% और व्यापार की साझेदारी 32% घट गई है। यह प्रवृत्ति, जिसे विशाल अभिसरण कहा जा सकता है, निस्संदेह पिछले 20 या 30 वर्षों की महत्वपूर्ण आर्थिक वास्तविकता है। वैश्विक विनिर्माण के परिदृश्य का क्या हुआ? G20 राष्ट्रों की वर्ष 1970 और 1990 के बीच क्रमशः साझेदारी की क्षति हुई। वर्ष 1990 से आगे भी अविसारित गिरावट जारी रही। विनिर्माण कहाँ हुआ? मात्र 6 विकासशील देशों, जिन्हें हम तीव्रतापूर्वक औद्योगिकृत होते 6 या I6 कह सकते हैं, को इसका बड़ा भाग मिला। I6 में चीन, कोरिया, भारत, इंग्लैंड, इंडोनेशिया और थाईलैंड शामिल है। मात्र 20 वर्षों के इसने विश्व विनिर्माण का लगभग 16% अंश प्राप्त कर लिया है। वैश्वीकरण 4.0 AI, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि जैसी तीक्ष्ण नई प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है। ये प्रौद्योगिकी दुनिया को संकुचित कर रही है, सीमाओं तथा मस्तिष्क को खोल रही है और विश्व के सभी लोगों को समीप ला रही है। ये प्रौद्योगिकियां अपने कार्य की प्रकृति को बदल रही है। जहां श्रमिकों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी, ऐसे श्रमिकों को टेली माइग्रेंट व्यक्ति कहा गया है, जो किसी विकसित देश में स्थित कंपनी में कार्य करने के दौरान दूसरे विकासशील देश में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो जो 41 से संबंधित जो प्रश्न है, तो एक टेली माइग्रेंट पद किस वैश्वीकरण से संबंधित है? देखिए यहाँ पे दिया है कि ऐसे श्रमिकों को टेली माइग्रेट व्यक्ति कहा गया है, जो किसी विकसित देश में स्थित कंपनी के कार्य करने के दौरान दूसरे विकासशील देश में रहते हैं। तो इसके ऊपर जो पॉइंट भी दिया है, टेली माइग्रेट पद किस वैश्वीकरण से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 4.0, इसका उत्तर हो जाएगा 4.0, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्योंकि वैश्वीकरण AI, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि चीज़ें जो ये यहाँ पे दिया है ना कि 4.0, और यही आ जाएगा यहाँ पे टेलीग्राफी यदि कहा गया, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें उसी को कहा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है,
यहाँ दिया गया कि देखिए कथन और दो कथन दिए गए हैं, देखा जाता है कि इसमें से कौन से कथन सही होंगे। तो यहाँ पे दिया गया है वैश्वीकरण 2.0 प्रथम विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ और 1990 के आसपास समाप्त हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि वैश्वीकरण 2.0 UNISF और विश्व बैंक की स्थापना का गवाह बना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा पहला कथन तो बिल्कुल गलत है। तो पहला कथन जो है दिया कि कथन गलत है ना, तो यहाँ पे कथन एक गलत है लेकिन कथन तो सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 2019 निम्नलिखित देशों में से कहाँ आयोजित हुई थी। बराबर देखते हैं कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 2019 निम्नलिखित देशों में से कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका जो है यूएसए दिया है, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दिया है कि विशाल अपसरण पद किससे संबंधित है। विशाल अपसरण पद किससे संबंधित है। यहाँ पे वैश्वीकरण 1.0 दिया है, वैश्वीकरण 2.0, वैश्वीकरण 3.0 और वैश्वीकरण 4.0। और दिया गया है कि ये जो विशाल अपसरण पद किससे संबंधित है। तो इन चारों में से किससे संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला से भी संबंधित हो जाएगा और दूसरा से भी संबंधित हो जाएगा दूसरा से। बाकी इससे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सूची से संबंधित प्रश्न है और मिलान भी करना है। दिया कि सूची 1 दिया है, फिर सूची 2 दिया है। यहाँ पे I6, तो जो I6 है वो है चीन। I6 क्या है, ये चीन से संबंधित है। फिर वैश्वीकरण 3.0, तो 3.0 नव वैश्वीकरण से संबंधित हो जाएगा। और G7, तो G7 जो है वो हो जाएगा इटली। फिर है रिमोट वर्किंग का विकसित होना। रिमोट वर्किंग का विकसित होने का मतलब है वैश्वीकरण। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा पहले का 3, दूसरे का 4 और तीसरे का 1 और उसके बाद से 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे देखिए दिया है रियो डी जेनेरिया, कोपेनहेगन, स्टॉकहोम और काहिरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्टॉकहोम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम। नेक्स्ट है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये पेज थोड़ा सा धुंधला आ गया था। तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है। तो मार्टन केपलान दिया है, C.W. मैनिंग दिया है, केनेथ बेल्डिंग दिया है और कार्ल W. डाइस दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C.W. मैनिंग। C.W. मैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हैंस जे मर्गेनथाउ के यथार्थवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है। एक बार देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हैंस जे मर्गेनथाउ के यथार्थवादी जो सिद्धांत है उसके सिद्धांत में नहीं है। तो ये हो जाएगा राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है। और बी है कि राजनीतिक मानव स्वभाव में सन्निहित है। और सी है राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में सदैव परिभाषित होता है। और डी है राजनीतिक गतिविधियां एक स्वायत्त क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दिया कि यूएन की शांति स्थापना के विषय में इनमें से कौन से वक्तव्य सत्य है। देखिए कि पहला कि इसके प्रावधान यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं। और अगला कि यह यूएन के महासचिव का एकमात्र परमाधिकार है।
फिर अगला है कि उत्तर शीत युद्ध काल में इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। और 4 है भारत और अमेरिका ने इसे संयुक्त रूप से यूएन की शांति स्थापना के विषय में इनमें से कौन से वक्तव्य सत्य हैं। तो इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, 4 कथन दिए गए हैं। तो इसमें पहला कि इसके प्रावधान यूएन चार्टर में एक्ट के रूप में नहीं दिए गए हैं। दूसरा कि ये यूएन के महासचिव का एकमात्र परमाधिकार है। और अगला है कि उत्तर शीत युद्ध काल में इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। भारत और अमेरिका ने इसे संयुक्त रूप से प्रायोजित किया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखा कि कौन से कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। तो इसमें जो है पहला जो बिल्कुल सत्य है, इसी का प्रावधान यूएन चार्टर स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं, तो ये पहला सत्य है। और यहाँ पे देखिए उत्तर शीत युद्ध काल में इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, ये भी सही हो जाएगा। और बाकी इसमें गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, और इस प्रश्न का, इस सेट का लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखते हैं, सूची 1 दिया है जिसमें सम्मेलन और आंदोलन दिया गया है, और सूची 2 है जिसमें वर्ष दिए गए हैं, यानी कि कौन सा सम्मेलन कौन सा आंदोलन किस वर्ष हुए हैं उसे मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं कि लेक संसेक्स सम्मेलन, लेक संसेक्स सम्मेलन जो है 1949 में हुआ था, पहला का 3। उसके बाद है कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये 1992 में हुआ था। चिपको आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1973 में हुआ था। और रियो अर्थ सम्मेलन, रियो अर्थ सम्मेलन जो हुआ था, 1 मिनट यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, जो लेक्स संसेक्स सम्मेलन है, लेक संसेक्स सम्मेलन जो है वो हो जाएगा 1949, हो जाएगा 1949। और स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1972। और चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन जो हो जाएगा 1973 में। और रियो अर्थ सम्मेलन 1992, यही हुआ था रियो डी जेनेरिया में जो ये सम्मेलन। और उसके पहले स्टॉकहोम से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित इस समय हुआ था। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा, और 2 का जो 1 का बी का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो ये दूसरा सेट का हम लोग जो आज देखे हैं, आज का मात्र इतना ही रहेगा। फिर इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे।